नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस समय मौजूद हैं अजना लेंस के ऑफिस में और हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जाती है, वर्चुअल रियलिटी का हार्डवेयर बिल्ड करा जाता है। और ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए अभिषेक जी हमारे साथ में इस समय यहाँ पे हैं। तो अभिषेक जी, नमस्कार। आपका सबसे पहले तो एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया में मैं स्वागत करना चाहूँगा। ये हमारा बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और हम आपके ऑफिस में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी पहले तो होता क्या है, दूसरा ये टेक्नोलॉजी किसके लिए है, और तीसरा हम किस तरीके से इसमें अपने आप को ट्रेन कर सकें और इसमें कुछ बना सकें। जी, तो वर्चुअल रियलिटी जो टर्म है, आज जैसे आपने अपना चैनल का नाम एक्सटेंडेड रियलिटी रखा, तो उस अम्ब्रेला के अंदर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी आता है। तो जो अजना लेंस हेडसेट बना रहा है वो एक मिक्स्ड रियलिटी टाइप का हेडसेट है जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों ही आ जाए। और इन दोनों चीज़ों के अपने अपने उपयोग हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है। अगर हमको कोई चीज़ में टेलीपोर्ट होना है, कोई एक अलग दुनिया में हमें जाना है कम्प्लीटली, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी है। अगर मुझे कहीं और जाना है जो मेरी इस रियलिटी से कहीं अलग है ना, तो मैं वर्चुअल रियलिटी कह सकता हूँ उसे। बट अगर मुझे कोई चीज़ अपनी रियलिटी में लाना है, अपने मौजूदा इस जगह पे जहाँ हम हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब मैं अपनी तो यहाँ पे दर्शकों की सुविधा के लिए आपने कहा कि इस जगत में हमें कुछ लाना है, तो कैसे आती है? क्या विदेश से इंपोर्ट होके आएगी? नहीं, या कैसे आएगी? तो ये वर्चुअल अगर देखेंगे तो जो चीज़ें हम डिजिटल दुनिया से या डिजिटल एसेट्स को इधर अपने रियलिटी में, वो सब 3D फॉर्म में है, जिसको हम 3D एसेट्स भी बोलते हैं या 3D मॉडल्स भी बोल सकते हैं। हमसे जो भी मशीन्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में बनने वाले इक्विपमेंट्स हैं, और आज की डेट में तो हम अवतार तक ला रहे हैं। मतलब जैसे आज जो हम ये कम्युनिकेशन आमने सामने बैठ के कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम अजना लेंस में होलोग्राफिक भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से यहाँ हमें महसूस होंगे। तो जब हम ग्लासेस पहनेंगे तो आप जो हैं वो हमको यहाँ ग्लासेस में दिखेंगे, तो आपका जो अवतार है या जो आपका होलोग्राम है वो यहाँ पे ऑगमेंट होगी। तो इस तरीके से आपका जो डिजिटल फॉर्म है, राइट, जो फोटोनिक फॉर्म है, मतलब आप टेलीपोर्ट एटॉमिक लेवल पे नहीं हो रहे हैं, आप टेलीपोर्ट फोटोनिक लेवल पे हो रहे हैं। मतलब आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो ग्लासेस में दिख रहे हैं। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे आपका होलोग्राम हो गया या कोई डिजिटल मशीन हो गई या कोई इक्विपमेंट्स हो गया, या कोई फर्नीचर हो गया, या कोई आर्किटेक्चर मॉडल हो गया, वो सारी चीज़ें हम वर्चुअली डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं और उन डिजिटल मॉडल को हम यहाँ ला सकते हैं। और एक हो गया वर्चुअल रियलिटी में, मतलब अगर मैंने कोई सिटी बनाई हुई है या कोई एक्सपीरियंस बनाया हुआ है जो कोई फैक्ट्री का हो सकता है या कोई सिटी का हो सकता है, कोई एनवायरनमेंट का हो सकता है, उन जगहों पे मुझे जाना है और वहाँ जाके देखना है कि वो कैसी दिखती हैं। कोई चीज़ बनने से पहले मुझे देखना है, या बन गई है उसका डिजिटल फॉर्म देखना है, तो उन जगहों पे मैं जाकर ट्रैवल कर सकता हूँ। अपने आप को वहाँ पे ऐसा महसूस करूँगा कि मैं उस जगह पे हूँ, बट एटलीस्ट मैं होऊंगा यहीं पे, मगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ पे हूँ इन चश्मे को पहन के। वो हो गया वर्चुअल रियलिटी। तो हम यहाँ से कोई चीज़ विदेश से या कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम खुद ऐसे डिजिटल एनवायरनमेंट या डिजिटल एसेट बना रहे हैं जो हमारे इस रियलिटी में आते हैं, या हम चश्मा पहन के उस डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो जैसे कि ये ब्रह्मांड किसी ईश्वर ने बनाया है, तो ये आप एक ऐसे जगत की बात कर रहे हो जिसके ईश्वर आप हो और आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट करते हैं। ये वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आपको पावर देता है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार या अपनी इच्छाओं के अनुसार चीज़ें क्रिएट करें और उनका उपयोग ढूंढें या करें, राइट? क्योंकि हम सब के अंदर भी वही क्रिएटर का अंश है, तो हम सब भी क्रिएटर हैं, तो हम सब भी अपना खुद का अजना जगत बना सकते हैं। तो हमने एक अजना जगत प्रोग्राम भी किया है, एक पूरा इकोसिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर ये सारा AR, VR, मेटावर्स, IoT, NFTs
और AI, डिजिटल ट्विन, ये सब उसके अंदर आता है, क्योंकि रियलिटी में भी ये सब हमारी रियलिटी में जो भी कुछ है इसी जगत का अंश है। तो जब डिजिटल में जाते हैं तो अजना जगत के अंदर ये सब है। ये वर्चुअल रियलिटी के हमने ट्रांसलेशन की कभी बात करी थी, आपने पहले कृत्रिम जगत पर बताया, और मुझे अजना जगत ज्यादा सूट होता हुआ सुनाई दे रहा है, क्योंकि अजना जगत हमारे तीसरी आंख की भी बात कर रहा है, हमारी एक दृष्टिकोण, थर्ड एक डायमेंशन, नया आयाम जो हम अभी तक नहीं देख पाते थे, उसको पहनने के बाद हम उस डायमेंशंस को भी देख पाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे जो आवाज़ें होती थी या जो हम कम्युनिकेशन करते थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, आज हम माइक के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तब हो पाई जब ऐसा कोई टूल बन गया। तो अजना एक टूल लाएगा जो इस आयाम को देखने में आपको हेल्प करेगा। अक्सर लोगों का ये सवाल देखने को मिलता है मुझे कि जो आप करने की बात कह रहे हो कि आप कहीं पे भी बैठे होगे और हमसे बात कर पाओगे, तो दूसरी टेक्नोलॉजीज जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या जूम हो गया या आप गूगल मीट कर लेते हो या आप व्हाट्सएप का वीडियो कॉल कर लेते हो, तो उसके ओवर इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन हमें सुनने को मिलता है कि वाई हमें इतने ताम झाम की क्या जरूरत है, हम क्यों ये ट्राई करें ओवर दिस, हमें क्या एडवांटेज मिल रही है वीडियो कॉल से। आप ये जो ट्रांसेंडेंस की बात कर रहे हो कि आप टेलीपोर्ट ही हो जाते हो एक दूसरे जगह पे, तो इसको थोड़ा समझना चाहेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत जनरल तरीके से अगर इसको हम देखें तो जब हम जूम की बात करते हैं या अभी कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल की बात करते हैं, तो वो अभी भी किसी एक स्क्रीन और एक डब्बे के अंदर बंद है, जहाँ पे आपको लैपटॉप, मोबाइल या कैमराज और ऐसे सब सेटअप्स की ज़रूरत है, और हम अभी भी उसको एज ए टीवी की तरह किसी अंदर देख रहे हैं। हमें ये नहीं लग रहा है जैसे कि हम आज सामने बैठे हुए एक दूसरे के और हमें किसी इक्विपमेंट के बिना ही बात करने आसानी हो रही है। हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशंस में हम पढ़ते हैं कि सारे कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो वर्बल हों, वो ये जरूरी नहीं है। आप अपनी आंखों से बात कर रहे हो, शरीर से बात कर रहे हो, मैं हाथ चला रहा हूँ, हाव भाव से अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ, तो क्यों हम एक बहुत ह्यूमन है, राइट, एक सोशल बिहेवियर है, हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स उसके साथ में काम कर रहे हैं। बट अगर हम जब वीडियो करते हैं तो हमारे दो ही सेंसेस यूज हो रहे हैं। आप एक छोटे से रेक्टेंगल को देख रहे हो जिसमें आप छोटे पिक्सेल्स को मूव होते देख रहे हो और आप उससे एक बंधे बाउंड्री में फील कर रहे हैं तरीके से। तो उस जो बाउंड्री है उससे फ्रीडम देता है, उससे मुक्ति है। जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमें, जैसा कहा कि इतने तामझाम की ज़रूरत है, तो इसमें कोई तामझाम नहीं है। मतलब फिर भी वहाँ पे हमें लैपटॉप निकालना है और फिर लिमिटेड स्क्रीन में हमें काम करना है, और हम एक लैपटॉप और मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा एक दो विंडो पे ही काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। अगर मोबाइल है तो एक बार में एक ही को देख सकते हैं। जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हम आपको भी देख सकते हैं, डिजिटल मॉडल को भी देख सकते हैं, कुछ और होलोग्राम्स को भी देख सकते हैं, ईमेल को भी करते हैं, क्योंकि ये पूरा जगह जो है, जो पूरा एनवायरनमेंट है, वो मेरा स्क्रीन बन जाता है, क्योंकि ये होलोग्राफिक हो जाता है। एक तरीके से कहें कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी तरह के तामझाम के साथ तो आती है, हाँ। पर हम वीडियो के केस में उसके साथ हम यूज्ड टू हो चुके हैं और समझने लगे। जैसे जैसे हम अपना यूसेज बढ़ाएंगे वर्चुअल रियलिटी के साथ, हम इसके साथ भी इसे अडॉप्ट कर जाएंगे। वो पूरा एक ऐसे छोटे से चश्मे की फॉर्म में आएगा, राइट, जिसके अंदर ही अपना पूरा कंप्यूटर है, राइट। जो अगर अजना XR आप डिवाइस देखेंगे, वो मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस है और उसके अंदर ही उसका खुद का स्टैंड अलोन कंप्यूटर है। तो उसे किसी कंप्यूटर से, किसी वायर से, किसी चीज़ से कनेक्ट करने की नहीं। जैसे आज मोबाइल बड़ा पोर्टेबल है, हमारे जेब में पूरा सब चीज़ उसके अंदर ही आ जाती है, वैसे ही उसके अंदर भी सारे प्रोग्राम्स और सब कुछ उसी के अंदर है, और आप उसको पहनिए और पूरा इस वर्ल्ड में इंटरैक्ट करिए। एक समस्या मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे को बहुत फील होती है। आपने देखा कि मैं आया तो मेरे पास एटलीस्ट 5 डिवाइस तो मैं कैरी करके लाया, राइट। इसके अलावा मेरे घर पे कम से कम 12 स्क्रीन्स नदारत हैं, मतलब मुझे ढूंढना पड़ रहा है, मुझे एक समय पे एक से काम है। वियरेबल वॉचेस हो गई, अलग अलग तरीके के फ़ोन्स हो गए जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो क्या ये यूनिफिकेशन, एक तरीके से आपने मॉडर्न कंप्यूटिंग की बात करी, कंप्यूटिंग के नए आयाम की बात करी, तो क्या हम इतनी सारी डिवाइसेस का एक साथ
कुछ तालमेल देख पाएंगे या किस तरीके से इस आयाम ये को सारी experience डिवाइसेस जो आप बोल रहे थे ना कि आपके पास ऐसे 14 मॉनिटर हैं हाँ। और इतने सारे लाइक वॉच और मोबाइल लैपटॉप ये सब वो सब अब क्या हुआ, ये पूरा एक में आ गया। अब आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपना एक जो है अजना XR जो अजना लेंस ग्लासेस हैं उनको रखिए और वो सारी चीज़ें, अगर आप हाथ देखेंगे तो आपको वॉच आ जाएगी सामने, तो आपको वॉच की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अभिषेक तोमार जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि वो कौन सा समय था जब आपने सोचा कि आपको अपना करियर वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों में बनाना है या ग्राफिक्स जैसी चीज़ों में बनाना है, जब भारत में इतना इस पे जोर नहीं था या इतना इसकी नॉलेज नहीं थी, तो आपका इन फर्स्ट अटैचमेंट या फर्स्ट कनेक्शन इस चीज़ के साथ पहला कैसे आपको ये चीज़ें शुरू हुई? जब मैं कॉलेज से पहले अगर मैं देखूँ स्कूल डेज में ही मुझे कंप्यूटर का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आर्ट और साइंस में शुरू से इंटरेस्ट रहा बचपन से, और मुझे कहीं ना कहीं साइंस और आर्ट एक सिक्के के दो पहलू दिखते हैं, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन जो है एक जगह हम बना सकते हैं अपनी इच्छाओं पे। और डे टू डे लाइफ में अगर देखेंगे तो कंप्यूटर्स ने बहुत लाइफ को चेंज किया है हमारी, और हमें एक नई दिशा दी है, हमें खुद एम्पावर्ड किया है कंप्यूटर जगत में। तो जब मैं इसमें आया और कॉलेज में जब मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट भी मिल गया, क्योंकि मेरा बचपन से कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, और कंप्यूटर के थ्रू मैं प्रोग्राम बनाना और अपने आर्ट्स बनाना, अपने आर्ट्स को क्रिएटिव आर्ट्स को डिजिटल फॉर्म में ले जाना, जब ये शुरू किया तब डिजिटल और ग्राफिक प्रोग्राम्स जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट आया। जब पहला एडोब फोटोशॉप जो है देखेंगे, जब वर्जन 2 था या 1 था, उस टाइम पे जब 3D सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे, और उन समय में इसको कैसे 3D बनाया जाए, 3D लुक दिया जाए। फिर ओवर द पीरियड जैसे जैसे बड़े होते गए तब एलियस आया, और जिसको आज हम माया, फिर वो ऑटोडेस्क, वो सारी चीज़ें हुई। जब वो उस दौरान में जब पहले 3D सॉफ्टवेयर आए और उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तब लगा कि हाँ ये वही है जो हम सोच रहे हैं या इसकी ज़रूरत है, और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तब कंप्यूटर ग्राफिक्स में और इंटरेस्ट आया कि अपने आर्ट को जो मैं सोच रहा हूँ उसको कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम करके मैथमेटिकली डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो वो इंटरेस्ट जो है वो और आगे लेके गया, और उसके कारण कॉलेज में वैसे सब्जेक्ट्स चूज़ किए, जैसे कंप्यूटर साइंस हुआ, और तब से मैंने जो है वो कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया। और तब से ये प्लानिंग चल रही थी कि इस तरीके का एक कंप्यूटर बनाना चाहिए हमें जो हम पहन के चल सकें, क्योंकि कंप्यूटर इतनी अच्छी चीज़ है। ये आपका किस साल का विजन है? 97 से जो है वो शुरू हो चुका था वेयरेबल डिवाइसेस एंड वेयरेबल कंप्यूटर्स का। हाँ, वेयरेबल और IoT के बारे में सोचना कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने इशारे से, अपनी बातों से, यानी अपनी थॉट से। कि जिस समय एक मोबाइल फोन का भी सपना पॉसिबल नहीं था, उस समय आप वेयरेबल टेक्नोलॉजीज जिस पे अभी रिसेंटली लेट्स से 2013 और 2014 में गूगल ने पहले डिवाइसेस या एप्पल ने पहले डिवाइसेस निकाले, तो तब से आप इसके बारे में इमेजिनेशन और ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए थे कॉलेज टाइम में। और उसके पहले ये था कि हम कंप्यूटर को पहन के चल सकें, और उस कंप्यूटर ऐसा हो कि हम सारी चीज़ों को उससे कंट्रोल भी कर सकें, जिसको हम आज IoT बोलते हैं। तो और हम उसे अपने मस्तिष्क से भी चला सकें, जिसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो और उस पे भी काम हम जैसे एनालिसिस कर रहे हैं आज, तो वो सब दिशा में सोचना उस वक्त से शुरू कर दिया था। और उसको पॉसिबल करने के लिए, उसे प्रैक्टिकली इस संसार में लाने के लिए निरंतर उसी डायरेक्शन में मैं पढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, जॉब करता रहा और नई नई चीज़ें सीखता रहा, और आज फिर हम यहाँ हैं जो इस तरह का कंप्यूटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है वो एक ये चीज़ है कि आपने पहले एक बड़ा सपना देखा,
और उसके बाद उसी सपने की डायरेक्शन में आपने प्रयास करते रहे। और सपना देखना शायद बहुत आसान होता है, पर उसी डायरेक्शन में बढ़ के आज उन चीज़ों को सच्चाई में बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस जर्नी में आगे क्या क्या स्टेप्स आए? इस जर्नी में बहुत सारा कुछ सीखने मिला, क्योंकि जर्नी ही जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और हम सिर्फ जो सपना है वो सपना इस तरीके से कि जहाँ हमें जाना है उसका जो इच्छा वो कितनी प्रबल है, वो प्रबल उतनी है कि हमने पहले ही देख लिया कि हम वहाँ हैं और अब ये ऐसे बनेगा, तो उसके लिए मुझे ये जानना है। तो ये जानना है तो मुझे इस रास्ते पे जाना पड़ेगा, इससे जुड़ना होगा, यहाँ ये सीखना होगा। तो वो जो भी ये और वो जो भी लगता है वो करेंगे, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ चाहिए है या जो चीज़ पाना है या जो चेंज हम लाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी सीखने की, करने की, वो हम सब करेंगे। क्योंकि वो इतना बड़ा है, जो विजन है हमारा या जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, संसार में लाना चाहते हैं, उसके लिए फिर हम हर एक चीज़ को आसानी से हंसते खेलते कर जाएंगे। और उसको भी हम डिले क्यों करेंगे, है ना? अगर कोई चीज़ हमें लग रही है कि आज ही ये अगर आ जाए, तो वो जो भावना है या जो भी इच्छा है वो हमें निरंतर चालू रखेगी, 24 घंटे उसे जल्दी करने की पड़ेगी। तो वो चाहे कितने भी वर्ष लगे हों, मगर हर दिन यही था कि क्या वो कल हो जाए। इससे पहले ये कन्वर्सेशन डीप और हैवी तरफ जाए, मैं चाहता हूँ आप अजना लेंस के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें कि लोग सुन तो रहे हैं कि आपने क्या अचीव करा है, बट वो और समझना चाहेंगे कि आपने किस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है, उससे क्या क्या चीज़ें इस समय हो रही हैं, आपने क्या अचीव करा है और क्या फ्यूचर में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, उन प्रोडक्ट में हमने पहले डिफेंस के लिए बनाना शुरू किया। तो उसमें हमने अजना बोल्ट बनाया, विच इज़ अ मिलिट्री हेलमेट बेस्ड ग्लासेस। और फिर हमने टैंक के लिए भी जो आईडेक्स का एक प्रोग्राम था, सी थ्रू आर्मर, जिसको हम अजना ESAS बोलते हैं। तो इट्स एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। सो अजना एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम बनाया। उसके लिए अगर हमने अलग टैंक के अंदर जैसे एनवायरमेंट में चलने के लिए ग्लासेस डेवलप किया। फिर हम एक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ग्लासेस बनाया। फिर कोविड के टाइम पे हमने अजना TX नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके लिए हमने एक ग्लास बनाया जो सिक्योरिटी पर्सनल्स वगैरह के लिए भी बहुत उपयोगी था। और फिर हमने एंटरप्राइज़ के लिए अजना X जैसा डिवाइस बनाया, जैसा कि जो उनको गाइडेड असेंबली, मेंटेनेंस और सिमुलेशन में हेल्प कर सके। और जो हमारा नया हेडसेट है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, अजना XR, जो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है जिसमें AR और VR दोनों ही हैं। और उसको बनाने का आइडिया कहाँ से आया अजना XR का, जब हमने अजना XR स्टेशन बनाया जो ITIs के लिए और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो उसमें जो स्टेशंस बना रहे थे वो उसमें कंप्यूटर भी था और रूरल एरियाज़ और पोर्टेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको लगा कि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि सिर्फ VR से नहीं हो सकते, उसमें कुछ AR भी होना बहुत ज़रूरी है, कुछ ट्रेनिंग के लिए AR का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ ट्रेनिंग में मिक्स्ड जैसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना हम मिक्स्ड रियलिटी बेस्ड डिवाइस बनाएं जिसमें AR VR दोनों ही एग्जिस्ट करते हों और पोर्टेबल हो और कोई कंप्यूटर की भी ज़रूरत ना हो, तो उसके अंदर ही अपना खुद का कंप्यूटर हो और ज़्यादा टाइम तक वो पहन सके और सस्ता भी हो, लाइट वेट। तो हमने अजना XR इस जर्नी में डेवलप किया, जो एक छोटा सा मतलब बोल सकते हैं कि बहुत लाइट वेट मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग विद प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है अजना विद्या। अजना विद्या जी। वाह। मतलब किसी भी तरह की आपको ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, लर्न करना है, तो आप उस प्लेटफॉर्म और उस ग्लासेस से कहीं पर भी ले सकते हैं। तो आपने इन कुछ सेंटेंसेस में जो
चीज़ें हमें बताई हैं, ये काफ़ी ईयर्स ऑफ वर्क है आपका, और मैं समझ पा रहा हूँ इसमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या कितनी ज़्यादा रिसर्च जाती है। तो जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि हमने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना है कि किस तरीके से आर्मी के साथ मिल के कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बना रही है, मिक्स रियलिटी प्रोजेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यूएस आर्मी के साथ करा है। इंडिया में इंडियन आर्मी भी आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है। आपने जैसे टैंक्स का अवेयरनेस सिस्टम के बारे में बात करी, मिसाइल्स के साथ आप मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स के बारे में बात करी। तो ये प्रोडक्ट्स जब आर्मी में ऑफिशियल्स के पास आएंगे, उनका कुछ आपको फीडबैक जानने को मिलता है इन प्रोडक्ट्स पे? हाँ, सो इनके ट्रायल्स चल रहे हैं, इनकी टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि मिलिट्री में लंबे प्रोसेसेस होते हैं और हर सिचुएशंस में उसको टेस्ट किया जाता है, जिसको टेरेन भी बोलते हैं। अलग अलग टेरेन में अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग क्लाइमेट पे उसको टेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे जवान जो हैं उसको आराम से उसका यूज़ कर सकें और उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस तरीके से ये टेस्टिंग चल रही है अभी, और जल्दी जो है हम देखेंगे कि सेना इसका उपयोग करेगी। तो एक बात होती है कि आप वर्चुअल रियलिटी या मिक्स रियलिटी हार्डवेयर बना रहे हो, विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी बढ़ानी है कि आर्मी के इन्वायरमेंट्स को मैच कर सके, जिस कठिन जगहों पे जैसे कि सियाचिन या तो फिर रेगिस्तान, राजस्थान जैसी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं हमारे हेडसेट्स। तो उन पे भी वो ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी स्टैंड पॉइंट एग्जिस्ट करे, तो ये काफ़ी मेजर चैलेंजेस हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने AR विद्या के बारे में बात की, ITI प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, तो कुछ आप नंबर्स या कुछ शेयर करेंगे जिसमें किस तरीके के अपस्किल प्रोग्राम्स हैं ये, और इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हाँ, तो जैसे हमने शुरू किया कि इतने टफ एनवायरनमेंट्स में चलाने के लिए डिवाइस आपको बनानी थी, तो वही हम चाहते भी थे, क्योंकि अगर हमारे विजन के हिसाब से देखोगे तो हमें भारत के हर कोने तक पहुंचना है, और भारत में बहुत विभिन्न तरह का एनवायरनमेंट है, बहुत विविध है। और जब हम बोलेंगे रूरल इंडिया की, तो वहाँ के जो उसका यूज़ है डे टू डे लाइफ में, वो बहुत रफ हो सकता है। तो अगर हमने मिलिट्री को पार कर लिया या मिलिट्री के लेवल का अगर डिवाइस बना लिया, तो फिर भारत का कोई भी व्यक्ति अगर उसको जैसे भी यूज़ करना चाहता वैसा यूज़ करेगा, और वो लंबे समय तक उसके साथ उसके काम आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा समझ लीजिए हमने एक चैलेंज लेने का एक रीज़न था कि हम फिर ऐसी डिवाइस बना लेंगे जो लॉन्ग टर्म तक एक ड्यूरेबिलिटी दे सके आपको। वो इसलिए हमने ये किया। अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं कि अपस्किलिंग की, तो ITI उस अपस्किलिंग का एक पार्ट था कि हमें अपस्किलिंग पे काम करना था, और किसी भी तरह की जो लर्निंग है उसके लिए हमको एक ये जो टूल हमने बनाया आजना लेंस नाम का, वो टूल हमारी लाइफ को एनहांस करे और हम वो चीज़ों को लर्न करके अपनी अर्निंग और अपनी डे टू डे लाइफ की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ईज़ कर सकें। तो उसके लिए हमने ये टूल बनाया, और उसमें हमने सबसे पहला जो कदम था, जो पड़ाव था, वो हमने ITI के साथ किया कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अच्छे अच्छे कॉलेजेस अपने डेली एजुकेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना हम गवर्नमेंट्स ITIs जो हैं, जो कम से कम शहर से 600 किलोमीटर अंदर है, इन जगहों पे जहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ की हालत बड़ी जर्जर है, और वहाँ पे अगर हम ये लगाकर इसको अपग्रेड कर देते हैं, उस एजुकेशन को, उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे अपग्रेड कर लेते हैं, तो सारे मॉडर्न और एडवांस एजुकेशन सिस्टम, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो ईज़िली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब गांव का बच्चा भी इससे सीख कर जो साल भर का कोर्स है वो कुछ महीने में ही सीख जा रहा है, बिकॉज वो फिज़िकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही है, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग हो रही है। अगर आप लर्निंग का ट्रायंगल देखेंगे, तो अगर हम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को सीख सकते हैं और अडैप्ट कर सकते हैं, और हमारे
मेमोरी में जो जल्दी घुसता है वो है सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग। 90% हमारी लर्निंग, अगर हम सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, जो सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग, एक्चुअल सिचुएशन क्रिएट करके लर्न करते हैं, उसमें ज़्यादा होती है। और अगर हम जब सिर्फ रीड करते हैं तो सिर्फ 10%, 5% हमारे दिमाग में जाता है। जब हम देखते हैं या वीडियोस भी, अगर किसी इस ट्रेनिंग के अलावा किसी भी ट्रेनिंग से हम अगर पढ़ाई करते हैं तो मैक्स टू मैक्स हम अपने दिमाग में 50% ही गुजर सकते हैं, उसे ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम उसको रख नहीं सकते, 50% से ज़्यादा हम जा नहीं सकते। तो ऐसी कौन सा वे ऑफ ट्रेनिंग हो या कौन सा टूल हो जो हमारे दिमाग में 90% इम्पैक्ट डाले, मतलब वो उतनी एफिशिएंट होनी चाहिए ट्रेनिंग। तो हमने ये प्रोग्राम भी इसलिए किया कि अगर इस टूल से हम अपस्किल करते हैं या इस टूल को यूज़ करके हम डे टू डे हर ह्यूमन की कोई भी तरह की लर्निंग, जो चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हो, जिस तरह की हमने बात की SOPs, वो हो, और चाहे हम मेटावर्स के बारे में जान रहे हो, AI के बारे में जान रहे हो, डिजिटल ट्विन के बारे में जान रहे हैं, NFT और AI, ये सारी टूल्स, ये सारी लर्निंग हम इस टूल से कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का लर्निंग मैं इससे बड़े अच्छे तरीके से एंगेजिंग होते हुए इंस्टेंट और इंट्यूटिव इससे कर सकते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि बहुत तरीके के ट्रेनिंग्स आप इस समय भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देंगे कि वो कौन कौन तरह के ट्रेनिंग है कि जब एक ITA का स्टूडेंट जाता है तो एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर पार्ट पे आप अभी की टेक्नोलॉजी फोकस कर रही है? जैसे कि अभी एक है वेल्डिंग, फिर पेंटिंग हो गया, फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के यूज़ केसेस हो गए, उनको लर्न करना, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियंस जॉब्स हो गए, फायर एंड सेफ्टी हो गए, और वाटर बॉडीज़ के हो गए, न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स उनके हो गए, फैक्ट्री में कार्स वगैरह की असेंबलीज हो गई। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि माइनिंग और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम करना, तो इसमें छोटी सी भी मिस्टेक बहुत डेंजर कॉज कर सकती है, और छोटी सी भी मिस्टेक अगर कोई कर रहा है तो उसको रियल वर्ल्ड में सिखाने के तरीके नहीं हैं, आप रियल कॉन्सिक्वेंसेस दिखा नहीं सकते, या बहुत एक्सपेंसिव है, या डेंजरस है, लाइफ हैज़ार्ड है। तो वो वर्चुअल रियलिटी में आप कर रहे हैं, वो सिमुलेशंस में कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल जो टूल्स वो जो यूज़ करता है, जिसको हम फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल टूल को डिजिटल वर्ल्ड में ले जाकर उसी चीज़ से लर्न करता है। माइनिंग के एग्जिस्टिंग टूल्स या एग्जिस्टिंग मशीन्स में वो बैठकर अपने ट्रेनिंग कर रहा होता है, या वो वर्चुअल माइनिंग के अंदर जाता है, वर्चुअल जम्बो ड्रिल मशीन्स और इस तरह की मशीन में वो बैठकर माइनिंग सीख रहा होता है। कई यूज़ केसेस कई यूज़ केसेस आपको ऐसे भी मिले होंगे जहाँ पे टूल्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो किसी नए बच्चे को दे पाना मुश्किल होगा। जी, मैं जैसे ही बोला जम्बो ड्रिल मशीन, तो वो करोड़ों रुपए की मशीन है, राइट। कोई भी नए पर्सन को कोई माइनिंग कंपनी देगी नहीं, और एक तो उसमें आपने जैसे बोला हैज़ार्ड हो सकता है, और बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, वो इक्विपमेंट भी और वो सिचुएशन भी, वो जॉब भी, तो उसमें उसका अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्योरेटिकली यूट्यूब पे देखा हुआ या किसी वीडियो पे देखा हुआ नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी रियल मशीन जो एक्सपेंसिव है उस पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करें? तो उसके लिए कोई तो टूल हो जो इस गैप को फिल कर सके, तो वो ये है कि जो अजना XR है वो इस टूल से आपके ये गैप को फिल करता है, और वो हम कर भी रहे हैं। ऑलरेडी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, हम ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में कर रहे हैं, हमने जैसे बोला एटॉमिक प्लांट्स में कर रहे हैं, और अंडर वाटर नेवल ट्रेनिंग्स, नेवल मशीनरी, सबमरीन्स और इन सब चीज़ों पे, तो उन सब में भी काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी ट्रेनिंग में जहाँ पे भी SOPs प्री डिफाइंड हैं, उसे आप एक सिमुलेशन में, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हो जिस पे आप बार बार सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, जिसमें जो SOPs हैं वो सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड हैं कि अगर कोई
एयरपोर्ट में आ रहा है तो एयरपोर्ट में उसका पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसको फर्स्ट एड कैसा जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशंस हुई तो क्या होएगा, इवैक्यूएशन कैसे होएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में उसको कैसे हर एक पर्सन को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, वो आ गया। और बैंकिंग सेक्टर में जो है कस्टमर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी उसके ग्लासेस से ही वो बैंक में नाउ इंटरेक्ट कर सकता है, वो भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इसमें हम पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सारा कंटेंट है वो हम नहीं बना रहे, हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम हेडसेट बना रहे हैं और हम उसके एसडीके बना रहे हैं, और इतने सिंपल एसडीके बना रहे हैं कि कोई भी अगर इसमें अपने कंटेंट बनाना चाहता है, हमारे पास ऐसे 100-200 यूज़ केसेस हैं। कल को मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 100-200 यूज़ केसेस हैं, क्या आप इन यूज़ केसेस में से कुछ बनाना चाहोगे जिससे आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपको जिसका ये यूज़ केस है वो आपको पेमेंट करेगा। हम सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, आप वो लीजिए, ये प्रॉब्लम भी लीजिए और ये पैसे को भी लीजिए जो उसके पास आ रहा है। तो ये पूरा एंड टू एंड प्रॉब्लम जो है, अगर कोई क्रिएटर नहीं भी है तो हम उसे क्रिएटर बनाकर वो जॉब देंगे, और अगर कोई ऑलरेडी डेवलपर और क्रिएटर है तो उसके साथ हम अपना ये जो यूज़ केसेस हैं वो शेयर करेंगे, वो एसओपीज शेयर करेंगे, जिसको वो देखकर उनकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके वो पूरा एक्सपीरियंस बना सकता है, और हम उसको उस प्लेटफॉर्म में लेकर जाएंगे या उस क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इस पूरे अजना विद्या में यही सब हो रहा है। सो जैसा कि आपने अजना विद्या की बात करी और अपने यूजीसीज की बात करी, यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स की बात करी, यानी कि आप सारा कंटेंट खुद नहीं बनाएंगे, आप यूज़र्स को बोलेंगे कि वो भी अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आई एम श्योर किसी भी कंटेंट को जनरेट करने के लिए, चाहे भले आप एक सिंपल टिकटॉक की बात करें, एक प्रोसेस होता है, एक तरह का टूल सीखना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि किस तरीके के टूल्स हैं जो आपको इस कंटेंट को जनरेट करने के लिए चाहिए होंगे, और इसके साथ आपके एसडीकेज आपको मतलब हमें किस तरीके से मदद प्रोवाइड करते हैं ये करने में। हाँ, तो हमने एसडीके ही इस तरीके से बनाया है जो आपको इस कंटेंट को बनाने में बहुत आसान कर देगा। आपका ये जो रास्ता है, ये पूरी जो जर्नी है वो बहुत इजी कर देगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आता है तो भी इस एसडीके के माध्यम से आप अपना कंटेंट बहुत अच्छा बना लोगे। हम इसमें लोगों को अनरियल वगैरह भी सिखा रहे हैं, जो इस तरह के जॉब्स ढूंढ रहे हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मगर उनकी इच्छा है बट उन्हें आता नहीं है ये टूल्स को यूज़ करना। तो उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें वो उन टूल्स को सीख सकता है और उन टूल्स के माध्यम से वो इस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना सकता है, और वो कंटेंट बनाना उसके लिए फिर बहुत ही इजी जॉब हो जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी ये सब टूल्स जानते हैं, अनरियल, यूनिटी, वो हमारा एसडीके लेकर वो कंटेंट को और आसानी से बना सकते हैं, उसका मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एआई बेस्ड टूल्स उनको मिलते हैं जो उनके लिए या एक छोटे स्टार्टअप्स या एक बड़ी कंपनी के लिए भी डेवलप करना मुश्किल है। तो हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इसमें जो लगने वाली हैं वो पूरी की पूरी उसे प्रोवाइड करते हैं हेडसेट के साथ। दिस इज़ अमेजिंग। सो ये एक पूरा कोर्स होने वाला है जिसे आप बनाने जा रहे हैं, और ये कोर्स एक्सार क्रिएटर्स क्रिएट करेगा और आप उन्हें वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वो एसडीकेस प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। हाँ, सो जो क्रिएटर प्रोग्राम है वो एक डेवलपर प्रोग्राम से अलग है। जो डेवलपर्स ऑलरेडी ये टूल्स को जानते हैं, इसको यूज़ करना जानते हैं, इस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए वो एसडीके है जिससे ये इस हेडसेट को लेकर एक्सपीरियंसेस, और उनको हमारे पास बहुत सारे यूज़ केसेस भी हैं, हमारे पास ऑलरेडी बिजनेसेस भी हैं जो ये कंटेंट ढूंढ रहे हैं और इस तरह का कंटेंट हमारे हेडसेट से कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हम उनको वो यूज़ केसेस भी देते हैं, हेडसेट भी देते हैं और एसडीके देते हैं जो होकर डेवलपर, और जो देख रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, हाईएस्ट पेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को क्या कर रहे हैं हम, क्रिएटर प्रोग्राम, जो अजना क्रिएटर प्रोग्राम है, उस क्रिएटर प्रोग्राम से वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, जिन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, उनको हम 6 महीने में इस चीज़ से, इस प्रोग्राम से तैयार कर देते हैं। और उस प्रोग्राम में अजना लेंस उन्हें हेडसेट स्पॉन्सर करती है, जिससे वो जो भी बना रहे हैं वो इस हेडसेट पे देख सकें, लोगों को दिखा सकें, क्योंकि जो भी वो बनाएंगे वो अपने कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। वो खुद का अगर एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो अजना उसमें उनको हेल्प करता है, उन्हें फंड करता है, और अगर वो किसी कंपनी में भी जॉब करना चाहते हैं तो भी वो इससे किसी कंपनी में
क्योंकि इससे कम से कम जो भी इस प्रोग्राम को कर लेता है वो कम से कम गिरी से गिरी हालत में 10 लाख रुपए के पैकेज से अपनी जॉब शुरू कर सकता है भारत में कोई भी व्यक्ति। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। एक बच्चों का क्वेश्चन इस पे ज़रूर आएगा, वो ये होगा कि ये जो चीज़ें आप सिखाने वाले हो जैसे इस प्रोग्राम के तहत, तो ये चीज़ें केवल अजना से रिलेटेड है या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी ये स्किल जो है उनको एक स्किल डेवलप होगा, उनको समझ में आएगा और काम आएगा? सो क्या ये ऐसा नॉलेज है जो इन्हें फ्यूचर में भी काम आएगा या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या एक पर्टिकुलर वर्जन से रिलेटेड ही है? नहीं, ये अच्छा प्रश्न है। इसमें हम जैसे देखेंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 हैं। 6 लेवल है। 6 लेवल में हम इनको ऐसे उनके नाम भी हमने रखे हैं जैसे कि NFT क्रिएटर। तो जो लेवल 1 है उसमें वो NFTs बनाना सीख जाते हैं, NFT को पब्लिश करना, उसको मोनेटाइज करना, उसको शेयर करना और डिजिटल एसेट्स को कैसे से बिजनेस करना है, डिजिटल एसेट्स बनाना, कैसे डिजिटल एसेट बनाना है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मुझे फास्ट डिजिटल एसेट्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो डिजिटल एसेट्स बनाना और उसे बेचना, उससे बिजनेस करना, ये हम पूरा सिखाते हैं। फिर ऐसे डिजिटल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो एक डिजिटल एनवायरनमेंट है, तो वो डिजिटल एनवायरनमेंट बनाना और उन डिजिटल एनवायरनमेंट्स को भी मार्केट में बेचना, सेल करना, वो हम सिखाते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा भी आप जो है इस जो भी चीज़ आप सीख रहे हो वो सब जगहों आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो। इस प्रोग्राम में एक नॉलेज मिलेगी जो लगभग हर जगह एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। तो इसमें NFTs है, डिजिटल ट्विन है, ब्लॉकचेन है, AI है और AR VR जो है वो दोनों ही है, मिक्स्ड रियलिटी है। तो इस तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब इस कोर्स में कवर हो रही हैं। तो उससे क्या होगा कि वो इन सब में भी या तो इन सब को जोड़कर वो अपना एक कैरियर बना सकता है या किसी एक में भी अपना एक इंडिविजुअल कैरियर भी बना सकता है। दैट्स ब्यूटीफुल। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अक्टूबर 2021 हमने देखा कि मार्क ज़करबर्ग ने किस तरीके से मेटावर्स की वर्ड को बूम कर दिया। मेटावर्स का आप क्या पर्सपेक्टिव समझते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेटावर्स किस स्थान पर अभी है? हम इंडिया की बात करें तो मेटावर्स को हमें किस तरीके से देखना चाहिए? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या बस एक बज़ है? हाँ, दिखेंगे तो देखिए जिस तरह से डिजिटल चेंज हो रहा है और ये चीज़ें AR VR के बारे में हम सुन रहे हैं और जितना भी ट्रांजैक्शंस हम अब इन नए मीडियम्स में, नए डिवाइसेस में करने वाले हैं आफ्टर लैपटॉप और मोबाइल और इवन इन मोबाइल, अभी भी अगर हम मोबाइल में कर रहे हैं और एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो रियल में होती थी वो वर्चुअल में भी एग्जिस्ट करती हैं। मान लीजिए आपके घर में आज बैंक आ गया है, आपके पॉकेट में है। पहले हमको बैंक के लिए चल कर जाना पड़ता था और इतना होता था। आज सुविधा इतनी हो गई कि बैंक हमारे पॉकेट में है, मतलब हमारे मोबाइल में है। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शंस हम बैंक में फिज़िकली लेवल पे जो हमने पहले बात की, जो हमें एक्सपीरियंस होता था वो हमें मोबाइल में नहीं हो पा रहा। तो क्या कर रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं कि आप वहाँ पे ऐसा फील करें कि आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, आप वहाँ पे जाकर इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि म्यूज़िक शोज़ वगैरह हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो अपना खुद का एक वर्ल्ड बना रहे हैं जहाँ पे जिसकी उपयोगिता कोविड के बाद बहुत ज़्यादा समझ में आई है कि हम कई जगहों पे मौजूद नहीं हो सकते या ट्रैवल नहीं कर सकते या लिमिटेशन है। बिकॉज ऑफ दिस मेटावर्स वो हम सब कर सकते हैं, वो पॉसिबल है और वही आने वाले समय का चेंज है, बड़ा रेवोल्यूशन है, फ्यूचर है। और उस मेटावर्स में अगर देखोगे तो इंडिया इस वक्त बहुत आगे नहीं है। जिस तरह से हमने AI की बस मिस की है और आपने कई अपने एपिसोड्स में भी बात की है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मिस की हैं। सिर्फ IT में हम कुछ कर पाए और IT के बाद हमने बहुत बड़ी क्रांति कहीं कुछ और लाई नहीं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम चाहते हैं आपके माध्यम से, अजना के माध्यम से और ये जो भी देख रहे हैं उनके माध्यम से, कि मेजर
जो आने वाला समय है उसमें मेजर टाइम जो है वो मेटावर्स में आदमी अपना स्पेंड करेगा, और वो 80% है। सो जो 80% समय जिस चीज़ में आदमी लगाएगा, तो मतलब कोई ना कोई कंटेंट होएगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होएगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन होएगा, कुछ ना कुछ तो होगा उस वर्ल्ड में जिसको वो कंज्यूम कर रहा है। तो वो सब कौन बनाएगा? अगर हम ये देखें कि ये बनाने वाला ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से, क्या ये टेक्नोलॉजी मार्क ज़करबर्ग लेकर आए हैं? क्या ये फेसबुक की टेक्नोलॉजी? नहीं, ये तो जनरल है, सबके लिए है। जैसे एआई किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, वैसे ही मेटावर्स भी किसी इंडिविजुअल का नहीं है। तो क्या है कि मेटावर्स में हर कोई काम कर सकता है, और आने वाला हर इंडस्ट्री और हर टेक्नोलॉजी उससे ट्रांजैक्ट करेगा, उसका पार्ट होगा। मगर क्या हमारे यहाँ के लोग उस मेटावर्स के लिए रेडी हैं? क्या वो मेटावर्स के टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकते हैं? क्या उसके लिए टूल्स, ऐप या जो भी उसमें लगना है उस वर्ल्ड में, उसके लिए क्या हमारे यहाँ का यूथ, क्या हमारे यहाँ की जनरेशन रेडी है? क्या हमारी पॉलिसीज़ उसके लिए अलाइन है? नहीं। तो उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से एक समय था जब हम गुलाम थे ना, जिसको हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, वैसी डिजिटल कॉलोनाइजेशन ना हो। ऐसी ना हो कि हम सिर्फ कंज्यूमर बन जाएं और पूरा जो वर्ल्ड है वो हमको डिजिटल वर्ल्ड से कंट्रोल कर रहा हो। तो हमारे यूथ से मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस XR का पार्ट बने, क्योंकि मेजर जॉब्स उसी इंडस्ट्रीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। अभी देखेंगे तो आपने कि दुबई गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि मोर देन 50 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगे मेटावर्स में दुबई में, और उससे $5 बिलियन की इकोनॉमी में बूम होएगा। और तो डेफिनेटली हमारे यहाँ तो यूथ और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उससे भी ज़्यादा जो है इकोनॉमी में बूस्ट ला सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग XR इंडस्ट्री की तरफ काम करेंगे तो हमारी कंट्री वापस जो है वो सुपर पावर हो सकती है, जो कभी हुआ करती थी। और वो इस टेक्नोलॉजी में वो पावर है जहाँ पे हम AI में भी, जहाँ हम पीछे रह गए, वो सब AI एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो इस कन्वर्सेशन में आपके इस आंसर से मेरे को दो चीज़ें बहुत प्रभावित करने वाली मिली। पहला, आपने कहा कि 8 घंटे हम एज एन एवरेज इस टेक्नोलॉजी मेटावर्स में रहेंगे। तो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि मेटावर्स भी इतना ही कॉमन हो जाएगा जितना आज के समय मोबाइल फ़ोन है, जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब हैं, वैसे ही ये होएगा। और अब जितने भी मैंने नाम लिए, क्या ये भारत की बनाई हुई कंपनीज हैं? नहीं, इसमें से कोई नहीं। कोई भी नहीं है। तो क्या इससे जो भी कुछ जनरेट हो रहा है या जो भी कुछ अर्निंग हो रही है, क्या वो पैसा भारत में जा रहा है? काफ़ी छोटा एक फ्रैक्शन। बहुत कम। ये कंपनीज बाहर की हैं, और ये कंपनीज का में जो पैसा है वो सब बाहर है। तो भारत की इकोनॉमी को ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर से हैं। क्या हो कि हम, जैसे हमने आत्मनिर्भर प्रोग्राम बनाया, वैसे ही अगर हम मेटावर्स का या XR का ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो भारत में ही रहेगा, और हम उतना ही पावरफुल तरीके से इस अर्थव्यवस्था को आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि मेजर टेक्नोलॉजी इसी डायरेक्शन में जा रही है। सो आप मेटावर्स रेस में इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर ऑलरेडी देख रहे हैं? जी, देख रहे हैं, और उस पर हम कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं, और हम होप करते हैं कि हम ये कर पाएंगे। आप सब के माध्यम से, वो सारे यूथ जो इसे देख रहे हैं, जिनको ये है कि कहाँ हमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कौन सा हाईएस्ट पेड जॉब है, तो वो ये है। और
किस में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो भी यही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ के इसमें रहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे, और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा विजन है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो मेजर कंसर्न होता है बच्चों में, स्पेशली इंजीनियर्स में, वो एक रुझाव दिखता है डेटा साइंस की तरफ, एआई की तरफ, और उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने भी एक जॉब पोर्टल बिल्ड करा जो एक्सआर जॉब्स उन्हें ढूंढने और उनसे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आपके इस प्रोग्राम में जितने भी बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं, उनको हम भी एक्सआरडीआई की तरफ से एक स्पेशल अजना सर्टिफाइड टैग से सम्मानित करेंगे, और उनकी प्रोफाइल एक सही स्थान पे दिखाई जाएगी, जिससे बाकी कंपनीज को भी उन बच्चों को चयन करने में बहुत सुविधा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अच्छा प्रयास है, हम सब मिलके इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। हम सारे लोग जो इस एक्सआर में काम कर रहे हैं, भारत में जितनी भी कंपनीज एक्सआर में काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि वो सब जुड़ें इस प्रोग्राम से और इस सपने को सच करें, जिससे हमारे यहाँ का यूथ और हमारा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जितना ज़्यादा एक्सआर पावर्ड होंगी, उतना ही हमारा जो देश का विकास उतना ही बेहतर होगा। अभिषेक जी, तो आपकी कंपनी का एक्सआर पार्ट तो अब मैं समझ गया हूँ। अब मुझे जानना है कि जब भी हम किसी एक टेक ऑफिस की बात करते हैं, मैं चाहे गूगल का एग्जांपल दूँ या माइक्रोसॉफ्ट का, जब भी मैं किसी टेक ऑफिस में जाता हूँ, एक पॉप कल्चर वाइब मुझे देखने को मिलती है। आपके ऑफिस में आने पे मुझे एक आध्यात्मिक वाइब देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी यूनिक है, और इंडिया में इंडियननेस देखने को मिलना बहुत एक नया सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स में, आपके कंपनी के पूरे कल्चर में एक जो इंडियननेस, एक जो आध्यात्मिकता देखने को मिलती है, इसके 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 इंस्पिरेशंस के बारे में बताइए। कैसे आप टेक्नोलॉजी और अध्यात्म को एक साथ देखते हैं? तो भारत में आज ऐसी अवस्था हो गई है जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी को अलग समझते हैं, और जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म को हम टेक्नोलॉजी और साइंस से अलग समझते हैं, बट अध्यात्म और साइंस अलग नहीं है। ये जो अध्यात्म है उसमें कहीं ना कहीं हमारे आने वाले साइंस के जो आंसर हैं वो छुपे हुए हैं, और जितना ज़्यादा हम अपने वे ऑफ लिविंग पे काम करेंगे, उतना ही बेहतर हम संसार बिल्ड कर पाएंगे। जैसे हमने बोला, अजना जगत हम बिल्ड कर रहे हैं, वैसे हर व्यक्ति अपना बेहतर कल कर पाएगा जब वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को या अध्यात्म के बीज को लाएगा। तो जब आध्यात्मिक वे से रहेगा तो वो ज़्यादा वो सब कर पाएगा। जैसे मैंने अपने सपने और हमारे कंपनी में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के सपने समान हैं और वो इसी डायरेक्शन पे काम करना चाहते हैं। तो उनको वो पावर मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पे फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट फ्री रहें, बिना एजिटेशन के, बिना इरिटेशन के, बिना फ्रस्ट्रेशन के और बिना शारीरिक बंधन के वो काम कर सकें। तो उसके लिए अध्यात्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं या जो भी सपना हमने देखा है वो हमारा सपना है और हम ही नहीं पूरा कर पा रहे क्योंकि हमारी फिज़िकल बाउंडेशन या लिमिटेशन के कारण। तो अगर अपनी फ़िज़िकल रियलिटी के बियॉन्ड जाना है तो हमें अध्यात्म को कहीं ना कहीं अपनाना है या समझना है। तो बस वही किया अजना ने, और यहाँ अजना लेंस में हमने डायमेंशन एनर्जी ने शुरू से नए आयामों में और नए डायमेंशन में जाने के लिए ही कंपनी का नाम डायमेंशन एनर्जी रखा। मतलब हमेशा नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन। तो हर बार अब हम एक 3D डायमेंशन में जा रहे हैं, फ्यूचर में इसके भी आगे जाएंगे। तो उस डायमेंशन में जाने के लिए हमें भी नेक्स्ट डायमेंशन में जाना होगा, हर व्यक्ति को अपग्रेड होना होगा, और वो हमें अध्यात्म से सीखने मिलता है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी में सीखने मिलता है, वो हमें योग और मेडिटेशन से मिलता है, जो हमारे भारत की बहुत पुरानी जो है सभ्यता है, जहाँ पे अपने आप पे काम करना पे पहले ध्यान दिया गया है रेदर देन
बाहर पे काम करना। जब हम अपने आप पे काम कर लेते हैं और अपने आप को बेहतर बना लेते हैं तो अपने आप ही हमारे बाहर को हम बेहतर कर सकते हैं। तो अभिषेक जी, हम लोग एक्सआर इंडस्ट्री और एक्सआर इंडस्ट्री के मल्टीपल चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे। किस तरीके से अवेयरनेस का चैलेंज है, पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि AR VR MR क्या होता है। दूसरा, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में मिलते हैं ज़्यादातर सेल्फ टॉट होते हैं, तो उनको कोई पर्टिकुलर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता है, एक ग्राउंड कई बार बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं। तो आप जिस कोर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या वो कोर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है? कितना रिलेवेंट है ये आज के टाइम में इंडस्ट्री नीड्स को देखते हुए? जी, तो अगर आप देखेंगे तो अजना लेंस का इतिहास देखेंगे, उसकी हिस्ट्री, तो अजना लेंस पिछले 7 साल से जो है वो इसी एक्सआर इंडस्ट्री में काम कर रहा है। उसने इसको बढ़ते हुए देखा है और उसके सारे उतार चढ़ाव, उसके सारे पहलू को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हैं वो इंडिया में मेकर हैं, उस इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं। तो हमने जिस तरह से इसे देखा है तो ये बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ये इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में हमने एक प्रॉब्लम देखी कि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, इसके लिए अवेयर हैं। और स्पेशली हमारे भारत से बहुत कम बच्चे जो हैं इस चीज़ से अवेयर हैं। और हाँ, इंडिया खुद इसमें अपना जो है वो हेडसेट और अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कर रहा है और इंडिया में ही डेवलप कर रहा है, जो टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड भी कर रही हैं सिमिलर टाइम्स में, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, मैजिक लीप। वैसे ही अजना लेंस भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जो इंडस्ट्रीज़ के ये जो टॉप लीडर्स हैं, जो इस IT में सॉफ्टवेयर में ये जो कंपनीज़ हैं जिनके मैंने अभी नाम बताए, उसी डायरेक्शन में अजना लेंस भी काम कर रहा है। तो जब अजना लेंस ने इस पे काम करना शुरू किया तब बहुत कम से कम लोग इसे जानते थे। धीरे धीरे हमने लोगों को हायर किया, फिर हमने उनको ट्रेन किया, क्योंकि वो इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में नहीं जानते थे, उनने कोई इस तरह का कोर्स नहीं किया हुआ था। इस पूरे 7 साल की जर्नी में हमने जो है वो ग्राउंड लेवल से लोगों को तैयार किया। आज जो हमारे सीनियर, सुपर सीनियर लोग भी हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं अजना लेंस के अंदर आकर ही जो है ये सब चीज़ें सीखे हैं या समझे हैं। जब हमने ये बिल्ड की टीम, और आज जो इतनी अमेजिंग टीम है अजना लेंस में काम करने वाली, और ये टीम ने जिस पैशन से, जिस इंटरेस्ट से इस फील्ड को समझा और अपने आप को तैयार किया, वैसा ही करने पे हमने सीखा, समझा कि क्या अगर हम इसी चीज़ को जो हम यहाँ सिखा रहे हैं लोगों को 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, क्या वो नॉलेज जो हमने इकट्ठा किया, जो हमने खुद इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए लोगों को आने के बाद, उसको जो ट्रेन करने के, वही प्रोग्राम को पब्लिक क्यों ना कर दिया जाए। और वो प्रोग्राम बनाया ही इस तरीके से था कि वो चीज़ों को सीखे जो यहाँ पे एज एन एक्सआर कंपनी काम आने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्सआर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, एंड यूज़र को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल जो देखेंगे हम उसका इन एंड आउट सब जानते हैं, कहाँ किसकी क्या डिमांड है, किस तरह का टूल यूज़ होना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए, किस तरह की क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह का इसमें एसेट लगेगा। तो ये जब हमने देखा तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब फ्रेशर आते तो उन्हें ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जितना जल्दी इसमें ग्रोथ करना है, उतना जल्दी लोगों को इसके लिए पहले से तैयार होकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम ये कोर्स निकालते हैं जिसमें ये इंडस्ट्रीज़ की एग्जैक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, उस बच्चे को फर्स्ट डे से वो जॉब में काम करना शुरू करे, रेदर देन आकर ट्रेनिंग करे, इंटर्नशिप करे और लर्न करे। तो हमने वो इंटर्नशिप टाइप का एक पूरा कोर्स ही निकाल दिया, जो ये 6 महीने का कोर्स है। तो वो कोर्स में क्या है,
इस इंडस्ट्री में जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो और जाते साथ ही आपको जिस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि NFT, ब्लॉकचेन, वेब3 और मेटावर्स, AR, VR, डिजिटल टूइंग, ये सारे एस्पेक्ट्स और इनका डीप नॉलेज जो आपको होना चाहिए वो इसमें हमने कवर कर दिया। तो ये जो कोर्स है वो ऑलरेडी वैलिड, इंडस्ट्री वैलिडेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों को ये कोर्स करा रहे आ रहे हैं, कई सालों से हम ये कराते आ रहे हैं और ये कराते कराते लोगों को प्रिपेयर किया है जो आज मेकर्स हैं अजना लेंस के। तो आपके ये कहने का कोर्स मतलब है मेकर्स ने डिज़ाइन किया। तो आपके कहने का कहीं कहीं ये मतलब है कि जो कोर्स एक समय में इंटरनल हुआ करता था और आपको अपनी ही कंपनी के में जो भी ज्वाइनी है उसको जो ट्रेनिंग देनी होती थी, वही ट्रेनिंग अब आपने एक तरीके से पब्लिक कर दी है। तो मुझे ये समझना है कि ये ट्रेनिंग, जैसा कि आपने बताया Web3, XR, मेटावर्स और NFTs, इन सभी प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके का बूम अभी देखने को मिल रहा है, तो इन सभी जॉब्स के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स काफ़ी रेलेवेंट होने वाला है, जैसा कि आपने बताया। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आने वाला बूम है या जो आने वाली सबसे डिमांडिंग जॉब्स जिस सेक्टर में होने वाली वो यही है, Web3 स्पेस। सो इस स्पेस में जितना ज़्यादा हम इसमें सीखेंगे या इस तरीके से जो कोर्स है उसको अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तो हम इस इंडस्ट्रीज़ में अपना मेजर, कम से कम जो है मिनिमम, हम बात किया मैंने आपसे कि 10 लाख रुपए से तो हम अपनी जॉब स्टार्ट कर ही सकते हैं पेमेंट में। एब्सोल्युटली, जैसा कि आपने बताया, ये जो आप हेडसेट बिल्ड कर रहे हैं ये उसी स्टैंडर्ड का हेडसेट है जो फेसबुक या एप्पल जैसी कंपनीज बिल्ड कर रही हैं, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड हेडसेट है फ्रॉम इंडिया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो हेडसेट हमें कोर्स के साथ मिल रहा है, अजना XR हेडसेट, क्या ये वही अजना XR हेडसेट है जो आप कोर्स के साथ भी दे रहे हैं और आप CES जैसे प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च कर रहे हैं? हाँ जी, सो दैट्स अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द यूथ जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और बन रहे हैं, उनको जानने के लिए कि ये जो हेडसेट हम अजना XR बना रहे हैं वही मोस्ट एडवांस XR हेडसेट उनको इस कोर्स के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये टूल्स जब हम चाहते हैं कि जब उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर से बेहतर इस टेक्नोलॉजी के बारे में मिले, और जब ये कोर्स कंप्लीट करके निकलें तो वो आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी वाला हेडसेट नहीं होना चाहिए, वो सबसे एडवांस होना चाहिए। वो 2023 का एडवांस हेडसेट होना चाहिए जब वो कोर्स कंप्लीट कर रहा है या उसमें अपना अप्रेंटिस कर रहा है या उसमें अपनी इंटर्नशिप कर रहा है या उसमें अपना कोई इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इस हेडसेट में हमने जैसा बताया कि AR भी है, VR भी है, इसमें आई ट्रैकिंग है, हैंड ट्रैकिंग है, और इसमें आपका HDR कंटेंट जो है और HDR लाइटिंग जो है बाहर का, वो सब कंट्रोल कर सकते हो आप, उसके लिए बेटर है ये। प्लस इसमें जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, जो SDKs मिलते हैं, वो एडवांस SDKs हैं जो आपको कंटेंट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ईज़ करते हैं। तो जो क्रिएटर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं, दोनों की लाइफ जो है वो ईज़ हो जाएगी इस SDK और इस हेडसेट को यूज़ करके। प्लस इसमें कंट्रोलर भी है और ये ऑकुलस क्वेस्ट से बहुत लाइट वेट है। ऑकुलस क्वेस्ट का समझ लीजिए आप 1/3 जो है वो फॉर्म फैक्टर होगा उसका और उसका वेट होगा। सो Quest 1 से Quest 2 ऑलरेडी हाफ साइज में डिफरेंस आ गया है और आप उसका भी 1/3 लेके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एन आई वेयर लेवल का साइज। यस, काइंड ऑफ आप स्कीइंग गॉगल जैसा जो बोल सकते हैं उस फॉर्म फैक्टर में रहेगा, जो बहुत लाइट वेट रहेगा और उसमें सारे एडवांस टूल्स जो हैं कि हमें AR और VR दोनों में देखने मिल रहा है, आई ट्रैकिंग मिल रही है, हैंड ट्रैकिंग मिल रहा है, कंट्रोलर मिल रहा है, हम ग्लव जैसी एसेसरीज़ में भी काम कर रहे हैं, वो भी हम CS के बाद लेकर आएंगे। और ये हेडसेट इंडिया का पहला ऐसा डिवाइस होएगा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे CS में लॉन्च हुआ है, वो हम CS में इसको लॉन्च भी करेंगे। और वो जो वर्ल्ड के लिए हमने बनाया है हेडसेट, वो सबसे पहले उसका एक्सेस हम इंडिया के अजना क्रिएटर वाले जो बच्चे हैं, वो यूथ हैं, उनको देंगे।
दैट्स ब्यूटीफुल। एक मेरा कंसर्न है, और आई थिंक ये पेरेंट्स का भी ज़्यादा कंसर्न रहता है, कि जब आप हेडसेट का, आपने जैसे कि बताया कि लोग 8-8 घंटे यूज़ करने वाले, तो आंखों पे पड़ने वाले असर को लेकर अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मुझसे भी करते हैं और सभी आई थिंक वर्चुअल रियलिटी यूज़र से करते हैं। तो आपने इसमें किस खास तरह की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है जो इस यूज़ के बारे में, इस यूज़ को बेसिकली सपोर्ट करती है? जो भी जितने भी रेडिएशंस हैं या जितने भी हार्मफुल लाइट के पैटर्न्स हैं, हमने उसको फ़िल्टर आउट किया है, हमने उसे कट किया है। जिस तरह से हम ब्लू लाइट फ़िल्टर जैसी चीज़ भी बोलते हैं, वो भी हमने इसमें अच्छे से टैकल किया है। और जो ईज़ जो चाहिए, जो डिज़ीनेस और नौशिया और ये सारी चीज़ें हैं, उसको भी इसमें कंसिडर किया है, बिकॉज़ ये मिक्स्ड रियलिटी है, तो वो इश्यूज़ को भी सॉल्व कर दिया है जो वीआर से होता है। तो वीआर में जो हमारा बॉडी और हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो वो सारा कोऑर्डिनेशंस को भी हमने ध्यान में रखा हुआ है। और आई ट्रैकिंग से हम उसको कितना कंटेंट जो है कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें कंट्रोल की हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है, जो कंटेंट जो देख रहा है, उसके जहाँ पे उसका फोकस है उस जगह पे ही लाइट का और पिक्सेल्स का क्वालिटी एनहांस किया है, रेदर देन पूरे एस्पेक्ट पे, पूरे हेडसेट पे ब्राइट लाइट और ब्राइट रिच कंटेंट, सो दैट वो अच्छे से हैंडल हो सके। हीट जो है वो नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, जिससे अनईजी अनकम्फर्ट ना हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कंफर्ट का पूरा ख्याल कंफर्ट का रखा गया गया है, है। और आपकी आइज़ का ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। ये जो आपने अभी एक स्पेसिफिक पॉइंट बोला कि जिस जगह पे यूज़र गेज हो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पे प्रोसेसिंग ज़्यादा लगाई जाए और बाकी एरिया पे कम, हमारी नेचुरल आई भी कुछ इसी तरीके से काम जी, करती है। एग्जैक्टली। इसी को हम फोबिएटेड रेंडरिंग भी जी, बोलते हैं। जी, तो ये टेक्नोलॉजी ऑकुलस भी बहुत टाइम से डेवलप करने का ट्राई कर रहा था, काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद अब ये आने वाले ट्रायल्स में देखने को मिलेगी। जी। तो आपने इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी अचीव करी, उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो ये अ, जब ये आएगा हेडसेट बच्चे के पास में, तब वो उसको, वो जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूथ हैं, जो भी इस प्रोग्राम के पार्ट हैं, दे विल फील प्राउड, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अजना लेंस का अभी तक का सबसे एडवांस रिसर्च का प्रोडक्ट पार्ट है वो। और वर्ल्ड वाइड इसको इसलिए लेकर जिया जा रहा है कि ये सारे जो आपने कंपनीज बोले उनके साथ कंपटीशन कर सके। तो मान लीजिए अब किसी स्टूडेंट ने अपना अजरा एक्सआर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब उसको आपकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन मिल गया है कि उसे अजना लेंस पे डेवलपमेंट आता है और वो ये पर्टिकुलर स्किल्स जो हैं उसने कोर्स कंप्लीट करा है, अब उसके पास ये 3D डेवलपमेंट के स्किल्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसी जर्नी में उसकी, कैसे वो अपना एक करियर बिल्ड करेगा इसी इंडस्ट्री में? सो ये जो अजना क्रिएटर प्रोग्राम है, इस अजना क्रिएटर प्रोग्राम कंप्लीट जो है वो 6 महीने में होता है। जैसे ही वो 5 महीने अपने ख़त्म करता है लेवल 5, और उसको एक हेडसेट आता है जो हमने बात की अजना एक्सआर, और वो अजना एक्सआर पे वो अपना एक्सपीरियंस डेवलप करता है। उसको जो इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वो एक लाइव प्रोजेक्ट बनाता है। वो प्रोजेक्ट के बाद उसको AICTE से अप्रूव्ड इंटर्नशिप मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है जो AICTE ने क्रेडिट किया हुआ है। और उसके बाद अजना और अनरियल दोनों के हेल्प से उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो दोनों ने उसे तैयार किया उस सर्टिफिकेट को। और इसके बाद बहुत सारे इसमें से जो बच्चे होंगे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, वो अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू करना चाहते होंगे। वो अपना खुद का स्टार्टअप या खुद का एक छोटा सा कंटेंट क्रिएशन का स्टार्टअप जैसा बोल सकते हैं, वो चालू करना चाहते होंगे। तो उसमें अजना लेंस उनको हेल्प करेगा, उनको उनको फंड करेगा, उनके उस प्रोजेक्ट्स को, उनकी इस जर्नी को। और जो लोग जॉब चाहते हैं, तो वो मैंने बताया कि इतना डिमांड है इस जॉब्स का। 5 साल के अंदर ही आप देखेंगे तो लाइक पूरे वर्ल्ड में
तो बहुत ही ज़्यादा है। बट इंडिया के अंदर ही जो है वो 30-50 मिलियन की जॉब्स की रिक्वायरमेंट आ जाने वाली है, तो वो उन सब जगहों के लिए भी ओपन रहेगा। तो जॉब्स उसको कहीं ना कहीं इसमें मिलेगी। और बहुत सारे बच्चों को अजना लेंस में, जो स्टूडेंट्स हैं वो अजना लेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें अजना लेंस में भी जॉब्स मिलेगी, क्योंकि अजना लेंस भी कंटिन्यूसली हायरिंग कर रही है, ग्रो कर रही है। उसमें भी दे कैन गेट अपॉर्चुनिटी, दे कैन अप्लाई इन एनी कंपनीज, जहाँ उनका मन है वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि कोर्स में बताया कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो वो किसी एक स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं इसमें। राइट। सो जैसा कि आपने बताया किसी एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, तो कैन यू क्विकली नेम अ फ्यू काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन? जैसे उसे डिजिटल ट्विन में अपना कैरियर बनाना है तो वो अपना डिजिटल ट्विन में कैरियर बना सकता है। किसी को एनवायरनमेंट क्रिएशन में जाना है, और किसी को कंप्लीट मेटावर्स में जाना है तो वो उसमें जा सकता है। किसी को कंप्लीट ये सारा जितना भी लेवल है उन सबको इंटीग्रेट करके अपना एक एक्सपीरियंस बनाना है, जिसमें ब्लॉकचेन भी आ गया, तो वो उसमें भी जा सकता है। सो अभिषेक जी, आपने मेटावर्स की इतनी बात करी, पर वेब 3.0 के बारे में हम बहुत सुनते हैं। तो ये वेब 3.0 की जहाँ पे बात हो रही है, तो ब्लॉकचेन एक बहुत रेलेवेंट शब्द आता है, NFTs बहुत रेलेवेंट शब्द आता है। लोग NFTs के थ्रू लाखों रुपए इस समय कमा रहे हैं। ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपना आर्टवर्क सेल कर रहे हैं और उनको उसके बदले में एक हैवी अमाउंट बिटकॉइंस के फॉर्म में कलेक्ट होता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं, और क्या आपके इस कोर्स से हमारे इंडियन बच्चे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स में या इस तरीके के NFTs पब्लिश करके कुछ अर्न कर पाएंगे? डेफिनेटली इस कोर्स का सबसे पहला जो लेवल है उसका नाम ही NFT क्रिएटर है। मतलब उसको उस कोर्स का जो वो लेवल जैसे ही वो क्रॉस करेगा वो एक NFT क्रिएटर बन जाता है। मतलब वो जिस दिन वो ये कोर्स ख़त्म करेगा, मतलब उस लेवल को ख़त्म करेगा, उसके बाद से वो लाख रुपए कमाना और ऐसे ही ये शुरू कर सकता है। पहला लेवल कितने समय में क्रॉस होता है? लगभग 30 दिन का ये कोर्स है। तो तो 30 डेज 30 में उसको NFT का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और उसका जो ब्लॉकचेन एस्पेक्ट है और उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, जो बिटकॉइन को समझना, उसका इंटीग्रेशन और उसका क्रिप्टो करेंसीज, ऑल दीज एस्पेक्ट जो हैं वो उसको और डिटेल में लेवल 6 में जो है वो बताया जाता है, क्योंकि वो फिर इन सबको सेल कर सकता है, पब्लिश कर सकता है उससे। और आफ्टर 1 मंथ, जो 1 मंथ के बाद जब वो NFT क्रिएट करता है, उसके बाद वो सक्षम है कि वो लाखों रुपए की जो NFTs की आप बात कर रहे थे ना, वो खुद भी उस लेवल की NFTs बना सकता है, जिससे वो लाखों रुपए आराम से उन NFT से कमा सकता है। मगर उसको उस तरीके का बनाना सीखना ज़रूरी है। क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, किस तरह का NFTs मार्केट में डिमांड है, जिस तरह की इंडस्ट्री बूम हो रही है, जिस तरह का मार्केट में मेटावर्स आने वाला है, ये सारे NFTs और ब्लॉकचेन इज़ अ पार्ट ऑफ वेरी सून पार्ट ऑफ मेटावर्स। तो ये जब मेटावर्स से जुड़ेंगी और जो आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत बढ़ेगी, तो वो ऐसी कौन सी जगह पे इसकी ज़्यादा डिमांड है, कौन किस तरह की NFTs पे ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो उसको सीखने मिलेंगे। तो ब्लॉकचेन की भी अगर हम बात करें तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन को भी काफ़ी हद तक ब्लॉकचेन पे टैक्सेशन स्टार्ट हो गया है, और ब्लॉकचेन पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रांजैक्शंस इंडिया में भी होने लगे। तो फ्यूचर में ब्लॉकचेन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस आने वाला है। तो इसको आप किस तरीके से समझते हैं? जैसे देखेंगे पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने बात भी की हुई है, इंडिया अपनी खुद की करेंसी भी निकाल रहा है, और जिस तरह से बिटकॉइन है वैसे ही इंडिया भी उस पर क्रिप्टो पे काम कर रहा है और ब्लॉकचेन पे अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है। तो जब पॉलिसीज़ बना रहा है और गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब डेफिनेटली जो है ये फ्यूचर है, डेफिनेटली इसकी ज़रूरत आने वाली है। क्या हम रेडी हैं उसके लिए? गवर्नमेंट तो कर रही है उस पर काम, क्या हमारा युवा उस डायरेक्शन में काम कर रहा है? क्या हमारे यूथ उसके लिए रेडी हैं? हमें लगता है कि हम शायद उसमें नहीं हैं रेडी। तो किसी को तो
इस पे रेडी करने का काम करना चाहिए। तो हमने वो भी इसमें कवर किया है कि जितना भी ये ट्रांजैक्शन होएगा या जितना भी वो एसेट क्रिएट करेगा, जो भी वो ये AR/VR स्पेस में बनाएगा, उसको वो मेटावर्स में ब्लॉकचेन के माध्यम से जो है वो ट्रांजैक्ट कर सकता है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स रियली समथिंग रियल वेल्थ बीइंग क्रिएटेड। और इससे एक्चुअल फ़ायदा जो है स्टूडेंट्स को पहले 30 डेज़ में ही देखने को मिल जाएगा। एक मॉनेटरी बेनिफिट जिसे हम कहते हैं वो ऐड होने लग जाएगा उनके स्किल सेट में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है किसी के भी बच्चे के पास होना। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग माइंडसेट रखते हैं और जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होता है, बट कई आजकल जैसे अनरियल की बात करें तो वो भी एक ऐसा टूल है जिस पे आप बिना एक भी लाइन कोड करे ब्लूप्रिंट के थ्रू इन्वेंट कर सकते हैं चीज़ें। तो क्या इस प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए बच्चे को कोडिंग आना ज़रूरी है या नो कोड ऑप्शन की तरफ जैसे हम बात करें वो भी अवेलेबल है? बहुत अच्छा सवाल है ये, स्पेशली बच्चों के लिए जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग बैकग्राउंड से हैं और इसमें वो आने वाले मेटावर्स ऑफ XR में Web3 में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उन्हें जानने की ज़रूरत है कि इसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा नो कोडिंग प्रोग्राम है और जैसा कि आपने कहा अनरियल, तो इसमें वैसे भी अनरियल ही एक मेजर टूल है जिसमें ये सारा कुछ वो सीख रहे हैं। और अनरियल में वो ब्लूप्रिंट है, अनरियल के अंदर नोड बेस्ड जो है वो पूरा आप अपना क्रिएट करते हैं, विजुअल स्क्रिप्टिंग जिसको कहते हैं। और वो विजुअल स्क्रिप्टिंग किस तरह से होती है कि वो नोड बेस्ड है कि अगर आपको किस पर्टिकुलर चीज़ को किसी चीज़ में ऐड करना है तो आप उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसा है। अगर हमको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है तो समझ लीजिए ये प्रोग्राम आपके लिए है। ब्यूटीफुल, इतना सिंपल। दैट इज़ अमेजिंग। मतलब ये काफ़ी आसान कर देता है, चाहे आप एक आर्टिस्टिक माइंडसेट रखते हो या टेक्निकल माइंडसेट, दोनों के लिए ही ये कोर्स जो है कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है और उन्हें एक नया करियर पाथ एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहा है। जी, फ्रीडम दे रहा है क्योंकि हम सब के अंदर और ये सारे यूथ के अंदर एक क्रिएटर है और वो किसी भी रीज़न से लिमिटेड या अपने आप को ये ना फील करे कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है या मेरे को ये नहीं आता है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे डिफ़िकल्ट होएगा, मुझे ये सीखना पड़ेगा, ये कोडिंग सीखनी पड़ेगी या मुझे टेक्निकल होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ यहाँ पे मिट जाता है क्योंकि यहाँ पे ये हर किसी के लिए, जो लोग आर्किटेक्चर से हैं, जो सिविल बैकग्राउंड से हैं या जो क्रिएटिव फैशन बैकग्राउंड से हैं, जो फाइन आर्ट बैकग्राउंड से हैं, किसी भी ऐसे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, इवन MBA वाले हैं जो इधर पे अपना कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, वो भी अमेजिंग से अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बना पाएंगे। इसी पर्सपेक्टिव को थोड़ा मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा कि हर तरह की आर्ट फॉर्म एक तरह का एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मीम क्रिएटर भी हैं तो आप अपने आप को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। कई सारे मीडियम्स जो होते हैं वो ईजी टू एक्सप्रेस होते हैं, यानी उन पे करने के लिए आप बहुत कम समय में एक भावना एक्सप्रेस कर सकते हो। और कई सारे मीडियम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि एक मूवी क्रिएट करके एक किसी सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करना। उसी कठिन एक्सप्रेशन में एक तरीके का सिमुलेशन या एक तरीके का गेम डेवलपमेंट या एक तरीके का वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आता है। पर आपका ये प्रोग्राम उसे इजी करने का एक मेथड है, एक करियर ऑप्शन है। जो भी स्टोरी बोर्डिंग करना चाहते हैं, जो भी अल्टीमेटली इट्स अ एक्सप्रेशन फॉर्मेट। करेक्ट। सो जो अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, एक्सप्रेशंस इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, और मीडिया इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो बहुत टाइम से CGI इंडस्ट्रीज़ में हैं, VFX में हैं, आर्किटेक्ट में हैं, वो सब भी इसके लिए बहुत यूज़फुल है। वो अपना, अब जैसे एक आर्किटेक्चर है, वो अपना पूरा आर्ट जो है या जो भी उसकी ड्राइंग्स हैं, CAD हैं, उनको फ्यू क्लिक्स में ही वो लाइव कर सकता है और फोटो रियलिस्टिक वे में दिखा सकता है। फोटो रियलिस्टिक एकदम जैसा लाइव रिप्लिका होता है उस तरीके से वो दिखा सकता है। एक फैशन इंडस्ट्री का कोई है और वो अपना खुद का एक मेटावर्स शो करना चाहता है, तो वो अपने जो भी मॉडल्स हैं और उनके वर्चुअल अवतार्स बना सकता है और उनके वर्चुअल अवतार्स फोटो रियलिस्टिक
कपड़े और उसका जो सिमुलेशन है वो सभी चीज़ें यहाँ पे सीखता है वो। यहाँ पे क्लॉथ एनिमेशन, क्लॉथ फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें भी उसको यहाँ सीखने मिलती है। वाटर फिज़िक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, जो भी रियल टाइम फिज़िक्स होते हैं, रियल टाइम सिमुलेशंस होते हैं फिज़िक्स के, वो सारी चीज़ें सीखता है। आईओटी के बारे में सीखता है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कैसा होगा, उस स्मार्ट सिटी में मैं मेटावर्स कैसा बना सकता हूँ, जो फ्यूचर जो इंडिया का प्लान है, ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, वो वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन भी इसका एक पार्ट है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स आज देखने में लग रहे हैं, वो इस कोर्स करने के बाद वो एकदम साधारण हो जाएंगे उसके लिए। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करा, वो है कार्बन फुटप्रिंट। तो ह्यूमन कुछ भी क्रिएट करता है तो उसके साथ कचरा भी क्रिएट होता है जो धरती को किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करता है। तो वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स रियलिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ह्यूमन क्रिएशन है जो उल्टा काम कर रहा है, इस कचरे को धीरे धीरे कम कर रहा है। क्योंकि हमने देखा कोविड में किस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट एक्चुअली में नीचे गया, और किस तरीके से हम घर में अगर रहते हैं तो ये ट्रैवल कम करते हैं, और उसको कम करने का एक तरीका ये भी है, अगर हम ऑफिसेस को वर्चुअल बना दें तो ऑफिसेस में यूज़ होने वाली लाइट, एसी, इसका भी अच्छा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा नेचर पे। एक नेचर भी हमें थोड़ा सा थैंक यू बोलेगी, एक थोड़ा सा। तो अब इसी डायरेक्शन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जिसका रीज़न है डिजिटल ट्विन, और इसीलिए हम डिजिटल ट्विन को इसमें बहुत डिटेल में इस एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। मतलब मास्टर्स प्रोग्राम है वो डिजिटल ट्विन का इसमें। और क्योंकि ज़्यादातर कोविड एरा के बाद और उसके पहले भी कई फैक्ट्रीज़ और कंपनीज, जैसे सीमेंस बोलेंगे, फिलिप्स बोलेंगे, मर्सिडीज़ बोलेंगे, और मतलब आप दुनिया की ऑल टॉप कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ को देखेंगे तो वो डिजिटल ट्विन मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं और बढ़ भी चुकी हैं। कुछ कार्यक्रम्स में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज भी कर दिया है, डिजिटल ट्विन रेडी किया। उनके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो घर में बैठ के पूरी फैक्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, असेंबली को कंट्रोल करते हैं। हाउ रोबोट्स आर वर्किंग, एंड जिस तरह से रोबोट वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसको कंट्रोल यहाँ से ह्यूमन अपने घर से कर रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स बदल रहे हैं, ताकि जो ये कंजम्पशन है एनर्जी का या रिसोर्सेज का, उसे कम करा जा सके डिजिटाइज फॉर्मेट में। प्लस कितने सारे ऑफिसेज, जैसा कि आपने बताया, ये कंप्लीटली मेटावर्स अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर देयर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर, क्योंकि हमने कोविड से बहुत कुछ सीखा है। जी, कोविड से जिस तरह से कई तकलीफ़ें आई हैं, तो उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ में हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा है कि कैसे हम अपने नेचर को, पर्यावरण को बचा सकते हैं, और ये नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और बेटर भविष्य, बेटर फ्यूचर जो है, या फिर कह सकते हैं कि बेटर भारत और बेहतर भव्य भारत निर्माण कर सकते हैं, और बहुत सारा रिसोर्सेस जो है वो इसमें बचा सकते हैं। और जल्दी 2030 तक जो हमने विज़न देखा है ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट का, उसमें हम भी और वो सारे बच्चे जो इस कोर्स को करेंगे वो अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा विजन है। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा, और वो यही है कि आप भारत का मेटावर्स में योगदान किस तरीके से देखते हैं? वो क्या भव्य पिक्चर, जैसा आपने कहा, देखना आप चाहते हैं कि भारतीय युवा योगदान दे मेटावर्सेस में, अडॉप्ट करें इन वट एवर द स्किल दे हैव, वो किसी न किसी तरीके से मेटावर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसमें भी अर्निंग के तरीके ढूंढ सकते हैं जो उनके रेगुलर अर्निंग के तरीके पे एक प्लस ऐड कर देंगे। जी, इसमें ऐड भी करेंगे, और शायद पुराने तरीके जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, और एक नए तरीके इसमें उभरेंगे। और जैसा आपने बोला, शॉपिंग मॉल्स, रिटेल, मतलब हर एक चीज़ मेटावर्स में होगी, हर एक चीज़ का एक डिजिटल ट्विन हो जाएगा, हर एक चीज़ आप वर्चुअली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमने अजना अवतार बनाया हुआ है, अजना पॉड बनाया हुआ है, जिसमें आप बिना ट्रैवलिंग के इधर से उधर जो है वो टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जो हमने शुरू में बात की। और आपका अवतार जो है वो वहाँ लोगों को दिख रहा है, और उनके अवतार जो हैं वो यहाँ आपके पास आ रहे हैं। पूरा जो
कम्युनिकेशन है वो इतना फ्लॉलेस और इतना अमेजिंग हो गया है, रियलिस्टिक हो गया है, और आपको उसके लिए किसी जगह पे जाकर ट्रैवल नहीं करना है। तो इतना फ्यूल, ट्रैवलिंग, टाइम, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी टाइम और एनर्जी, अगर उसको हम मैनेज करना सीख जाएं, उसे सेव करना, बैलेंस करना सीख जाएं, जो इसके कारण बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पूरे प्रोग्राम से और इस मेटावर्स क्रांति से, या जो हम प्रोग्राम भारत में लेकर आना चाहते हैं पूरे युवा के लिए। तो अगर ये पूरी युवा इस डायरेक्शन में काम करेगी, जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं कि हर घर से एक व्यक्ति जो है वो एक्सआर रेडी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक्सआर में कुछ क्रिएट कर रहा हो, ना कि कंज्यूम कर रहा हो। हम चाहते हैं कि वहाँ क्रिएटर होना चाहिए, और पूरी दुनिया अगर कंज्यूम कर रही है तो ये सब क्रिएटर्स के घर में उसका कुछ पैसा जाना चाहिए। It's a beautiful perspective. It's a beautiful विजन टू इमेजिन, जो आप भारत का एक पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे हर घर में एक क्रिएटर हो, और वो भी मेटावर्स क्रिएटर हो या वर्चुअल रियलिटी क्रिएटर हो। सो ये फ्यूचर जब हम बना पाएंगे, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हमने मोबाइल की रेस छोड़ दी या हम एआई के रेस में पीछे रह गए, और मेटावर्स के रेस में अभी भी समय है। अब नहीं होंगे, अजना लेंस है तो नहीं होंगे, का पार्ट होंगे, और ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, अजना जगत बनाएंगे जी। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।